अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में जो सेकंड पार्ट है लेक्चर 23 का वो देखेंगे। लेक्चर 23 का जो फर्स्ट पार्ट है वो मैंने पहले अपलोड कर दिया है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इस वीडियो के नेक्स्ट में भी दे दूंगा ताकि आप आसानी से उसे फाइंड कर सकें। और यहाँ पर जो हमारे पास सेकंड फेज है ऑफ लाइफ ऑफ होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन मक्का, इसमें देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो फाइनल टर्म में आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है अराइवल ऑफ हलीमा सादिया, यानी जब हलीमा सादिया आई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने के लिए। तो ये जो अरब थे उनमें ये ट्रेडिशन थी, ये एक रवायत थी कि वो क्या करते थे कि वो अपने बच्चों को जो रूरल एरियाज थे उनमें भेज देते थे ताकि उनके बच्चों को क्या है वो ब्रेव बन सकें और उनकी जो लैंग्वेज है वो अच्छे तरीके से सीख सकें। ठीक है, यहाँ पर इस एक दो चीज़ें दी हुई हैं कि जो अरब ट्रेडिशन था उनका दूसरे रूरल एरियाज में अपने बच्चों को भेजने का मकसद क्या होता था। तो मकसद दो था कि प्रैक्टिस टू मेक देयर चिल्ड्रन ब्रेव, एक हो गया, और दूसरा क्या था, एलिगेंस इन देयर लैंग्वेज, यानी अपनी लैंग्वेज में महारत हासिल कर सकें। तो इस सिलसिले में जो वोमेन थी, जो नई औरतें आती थी रूरल एरियाज से और जो रिच होते थे, रिच फैमिलीज होती थी, उनके बच्चे ले जाते थे और उसके बदले में कंपनसेशन लेती थी, यानी पैसे लेते थे, ऐसे ही आपसे मिले। ठीक है, तो बनु साद की बारिश की वजह से तब बहुत कहत साली फैली हुई थी, तो एनिमल्स भी बीमार थे। जब हलीमा सादी आई और उसका जो एनिमल था, जिसका जो ऊँट था, वो भी कारवान से पीछे रह गया, सिर्फ कमज़ोरी होने की वजह से और बीमारी होने की वजह से, भूखे होने की वजह से। ठीक है, तो जब सारे आए और सारे जो दूसरी औरतें थी, दाइयाँ जिसे बोलते थे, वो आए और उन्होंने आकर अपने जो रिच लोग थे उनसे बच्चे उनके ले लिए और एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही रह गए थे। उनको कोई भी अडॉप्ट नहीं कर रहा था क्योंकि वो कहते थे कि ये ऑर्फान है, यानी यतीम है, इसका बाप है नहीं, ये तो हमें क्या पे करेंगे। ठीक है, यानी हमें कौन पैसे देगा। तो हलीमा सादी आई और उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले गए तो उसके बाद हलीमा सादी की जो भूख थी वो भी मिट गई और जो सारी सूरत थी वो चेंज हो गई। वो हम रिटर्निंग सीन में देख लेते हैं कि कैसे चेंज हुई। हलीमा सादिया जब रिटर्न हो रही थी, तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैमल पर सवार हुए, तो वो जो कैमल था वो पूरे काफिले से आगे दौड़ रहा था और जो आप ये हलीमा सादी थी उनकी जो चेस्ट मुबारक थी वो भी दूध से भर गई थी और जो आपके जानवर थे उनमें भी दूध जो था वो बढ़ गया था और लोग दूसरे जो थे वो आप के जो जानवर थे उनका दूध ले जाते थे। ठीक है, उन उसको पीना शुरू कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर जो हलीमा सादी का हाउस है उसमें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने हलीमा सादी के हाथों पर चलना शुरू किया। ठीक है, दूसरे मंथ में फीट के दौड़ चलना शुरू किया, तीसरे मंथ में खड़े होकर चलना शुरू किया, चौथे मंथ में यानी सपोर्ट लेकर वाल का दीवार के थोड़ा सा आसरा लेकर क्या चलना शुरू किया और पाँचवें मंथ में बगैर किसी सपोर्ट के चलना शुरू कर दिया। ठीक है, तो 8 मंथ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी आस्ता आस्ता बोलना शुरू किया, जबकि 9th मंथ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है फ्रीक्वेंटली इलोक्वेंटली या फ्रीक्वेंटली आप कह लें बोलना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो जो 2 साल थे ऑफ द होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन बनु साद, उसमें हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो चूँकि जो बनु साद के एरिया था वो कहत की वजह से थोड़ा सा जो ख़राब हो चुका था, तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए तो वो सारा क्या हो गया, ग्रीन हो गया था, बिल्कुल हरा भरा हो गया था। ठीक है, एनिमल जो थे वो मोटे और ताज़े हेल्थी हो गए थे। ठीक है, और 2 साल के बाद हलीमा सादिया जब वापस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदर के पास ले आए और दोबारा रिक्वेस्ट की और दिन अपने साथ गुजारने के लिए, तो हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ने उन्हें जो इसकी इजाज़त देगी और वो दोबारा उनको बनु साद में ले गई। ठीक है, तो जो अल्लाह की रहमतें थी वो बनु साद पर लगातार बरस रही थी और इसमें कुछ और भी इवेंट्स वाक़ हुए थे जिसने हज़रत हलीमा सादिया को डरा भी दिया था, जैसे कि चाँद के 2 टुकड़े हो गए थे, यानी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाँद के साथ खेलते थे, और शेडिंग दी कलर्स। ठीक है, कलर्स जो साया करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और इंसिडेंट ऑफ शक सदर, शक सदर का जो इंसिडेंट हुआ था। ठीक है, और एक प्राइज़ था, प्राइज़्ड यानी वो जो
यहूदी टाइप होते थे, वो उन्होंने बताया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो नबूवत होगी, ठीक है। तो इस मामले ने जो दूसरे लोग थे जो काफिर थे उनको भड़का दिया था कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह जो है वो किल कर दें, ठीक है। तो इस चीज़ की वजह से हज़रत आमना सादी जो थे वो डर गए और वापस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी मदद के पास छोड़ा है, ठीक है। तो इस वक्त जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र थी वो कितनी थी, 5 साल थी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास डेथ ऑफ हज़रत आमना देख लेते हैं। ये जो ऊपर जितना आपको बता दिया है इसमें कोई चीज़ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ इसमें 2-3 MCQs हैं जो जो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं, जो जो आपके साथ बता रहा हूँ, ठीक है। ये 2-3 MCQs हैं और आगे हम देख लेते हैं डेथ ऑफ हज़रत आमिना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अलीमा के साथ वापस जब सफ़र किया, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जो थी वो 6 साल थी और आपके साथ आपकी जो रज़ाई बहन थी जो हज़रत अलीमा की बेटी थी उम्मे ऐमन, ठीक है, और आपकी आया भी थी, ठीक है। तो उनके साथ सफ़र किया और इसका जो मेन इस सफ़र का मेन जो मकसद था वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वालिद थे उनके जो टॉम था, जो नहीं उनकी जो कब्र थी उसकी ज़ियारत करना थी। और उस वक्त जो मदीने का नेम था वो क्या था, यसरिब था एट दैट टाइम, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है हज़रत आमिना जो थी वो स्टेड किया आप वसल्लम के साथ दारुल नबागा पर यसरब में, और विज़िट किया हज़रत अब्दुल्ला की जो कब्र थी उसको, और यसरब में 1 मंथ के जो राउंड अबाउट जो थे गुजारा, अरसा जो 1 मंथ था का वो गुजारा। और फिर आप एक अबवा जो जगह थी वहाँ पर चले गए जो मक्का और मदीना के दरमियान में मौजूद है। वहाँ पर हज़रत आमिना की जो तबीयत थी वो ख़राब होगी और उसकी वजह से हज़रत आमिना जो थी वो इंतकाल कर गई अबवा में, ऑन अ हिल टॉप इन अबवा, एज ऑफ 20 साल की उम्र में ऑन अ हिल टॉप इन अबवा के जो जगह थी उस पर इंतकाल कर गई। तो ये 2 MCQs हैं कि एज कितनी थी इंतकाल के वक्त, 20 साल, और जगह कौन सी थी, हिल टॉप इन अबवा। द होली प्रॉफेट रिटर्न टू मक्का विद उम्मे ऐमन के साथ दोबारा जो मक्का की तरफ वापस आए। यहाँ से हमारे पास जो थर्ड फेज था आप वसल्लम की ज़िंदगी का मक्का में जो शुरू होता है उसके बारे में देख लेते हैं कि वो क्या है। तो जो उस हज़रत मोहम्मद वसल्लम अपने जो दादा थे अब्दुल मतलब उनके अंडर आ गए, यानी अपनी वालदा के बाद उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेताशा जो प्यार करते थे। और उन्होंने यो इस तरह भी कहते थे कि आई स्वेयर बयाल, यानी मैं कसम खाता हूँ दिस बॉय विल होल्ड अ सिग्निफिकेंट पोजीशन, यानी ये जो लड़का है ये इसकी जो पोजीशन है इसकी जो सीट है वो एक ख़ास अहमियत रखती है, यानी ये एक ख़ास अहमियत रखता है, ठीक है। तो हज़रत अब्दुल मतलब जो थे उन्होंने आप वसल्लम को अपने पास बिठाते थे, आप वसल्लम को धमकी देते थे और आप वसल्लम को जो कहते थे कि ये करो, और आप वसल्लम से बहुत ज़्यादा खुश थे। जब आप वसल्लम की जो उम्र मुबारक थी वो 8 ईयर्स हुई, यानी 8 साल के हुए, तो आप वसल्लम के जो ग्रैंड फादर थे हज़रत अब्दुल मतलब वो वफ़ात पा गए। उनकी जो वफ़ात के वक्त एज थी वो 110 थी, यानी 110 साल की उम्र में उन्होंने वफ़ात पाई। उसके बाद आप वसल्लम का जो ख्याल था वो आप वसल्लम के जो चाचा थे हज़रत अबू तालिब उन्होंने रखा, ठीक है। हज़रत अबू तालिब जो थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी चचा थे, यानी आपके फादर के ब्रदर थे, हकीकी चचा थे, ठीक है। तो आगे हम देख लेते हैं कि फ़र्स्ट अब्रॉड बिजनेस ट्रिप, यानी जो आप वसल्लम की फ़र्स्ट अब्रॉड यानी दूसरे मुल्क में पहली बिजनेस तिजारत की घर से जो ट्रिप की थी, सफ़र किया था, वो कैसा था। तो तिजारत की कार से आप वसल्लम ने जो सबसे पहले ट्रिप जो सफ़र किया वो सीरिया की तरफ था, शाम की तरफ, अपने चचा हज़रत अबू तालिब के साथ, और आपकी उस वक्त जो एज थी वो 12 साल थी, ठीक है, यानी 12 ईयर्स थी। तो वैन द रीच एट अ प्लेस ऑफ बसरा, बसरा के मुकाम पर पहुंचते थे जो एक मोंक था जिसको जॉर्ज भी कहते हैं और बहीरा भी कहते हैं, ठीक है। बहीरा हमें पता है, जॉर्ज ये इन्होंने जो दूसरे मुल्क वालों ने उन्होंने लिखा है इसका नाम। उन्होंने कुछ इस अल्फाज से आप वसल्लम को मुखातिब किया था। ये जो हमारे पास है इसका तर्जमा आपको दिखा देता हूँ कि ये हमारे पास तर्जमा है ये, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं कि कैसे है कि वो कायनात का सरदार है और रब्बिल आलमीन का रसूल है, यानी उसने आप वसल्लम के नबूवत के बारे में ऐलान किया। अल्लाह ने उसे तमाम जहानों की रहमत बनाकर भेजा है। कुरैश के बुजुर्गों ने इससे पूछा कि आप ये कैसे कह सकते हैं, तो उसने जवाब दिया कि जब आप पहाड़ी से नीचे आ रहे थे तो पत्थर और दरख्तों में से कोई भी नहीं था उसके आगे सजदा करना छोड़ दिया, और ये दोनों अशिया सजदा नहीं करते मगर एक नबी को, और मैंने इसे इनके कंधे की ऊपरी हड्डी पर सेब की तरह मजबूत नबूवत की मोहर से पहचाना जो आप वसल्लम की
मोहर लगी हुई थी नबूवत की, ठीक है। फिर वो चला गया और उनके लिए खाना तैयार किया। जब वो उनके पास लाए तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटों को चराने ले गए थे। इसने कहा इसको भेज दो। वो इस वक्त आया जब एक छोटे से बादल ने इस पर साया किया, यानी जब आप वसल्लम पर एक जो बादल था वो साया करता था, वो भी उसने देख लिया था। जब वो लोगों के पास आया तो देखा कि उससे पहले दरख्तों के साए में जा चुके हैं। जब वो बैठा गया तो दरख्त उसकी तरफ झुक गए, यानी सजदा किया दरख्तों ने और अपना साया उस पर डाल दिया। राहब ने इशारा किया, इस दरख्त को देखो जो सजदा करता है। रावी ने बयान किया है कि जब वो उनके दरमियान खड़ा था तो उसने उनसे इल्तिजा की कि वो इसे रोम ना ले जाए, क्योंकि जब रोमी उसे देखेंगे तो वो इस बयान से पहचान लेंगे और उसे कत्ल कर देंगे। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि उसे रोम ना लिया जाएगा, क्योंकि रोम वाले अगर देख लेते तो वो उन्हें कत्ल कर देते। ठीक है, ये फर्स्ट ट्रिप थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिजारत की गारज थी। और जो सेकंड ट्रिप है वो हम देख लेते हैं। सेकंड जो बिजनेस ट्रिप थी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आपकी जो नेस्टी थी, आपकी ईमानदारी थी, उसकी वजह से मिली। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा जो एक अमीर खातून थी, मक्का में रहती थी और विडो थी, यानी एक दफ़ा पहले शादी हो चुकी थी और जो थी अब विधवा थी, ठीक है। तो उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत लिखा कि अगर वो उनका जो सामान है वो सीरिया की तरफ ले जाते हैं, सीरिया यानी शाम की तरफ ले जाते हैं, तो वो उन्हें डबल पे करेगी, यानी उसकी जो अमाउंट होगी वो डबल देगी। तो हज़रत अबू तालिब और हज़रत जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो हाल मक्का से सीरिया की तरफ उनका जो सामान था वो लेकर चले गए। तो उसके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो हज़रत खदीजा का स्लेव था, माइसरा जिसे कहते हैं, ठीक है, वो भी था। और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर चीज़ को जो था वो देख लिया था और उसने वापस आकर बताया था। और जैसे कि इस मैरिज वाले ये जो हमारे पास इसमें देख लेते हैं इस बात के बारे में। तो वही बात है कि जो मक्का जब वापस आया मैसरा, तो उसने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को सारी बात बता दी, जिसकी वजह से हज़रत खदीजा जो थी वो बहुत इम्प्रेस्ड हुई और अपने जो फ्रेंड थी उनकी नफीसा, उसके हाथ में आप वसल्लम की तरफ शादी का जो पैगाम था वो भेज दिया। तो आप वसल्लम ने अपने जो चचा से उनसे कंसल्ट करने के बाद, मशवरा करने के बाद, इससे जो प्रपोजल था उसको एग्री किया। तो आप वसल्लम की शादी हुई 25 ईयर्स की एज में, जबकि जो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की एज थी वो 40 ईयर्स थी एट दैट टाइम। तो जो तो कज़न थे हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के, उन्होंने जो बारात थी आप वसल्लम की उसका वेलकम किया। और उसमें हु वाज अ स्कॉलर ऑफ हॉली बुक्स, यानी हॉली बुक्स का वो स्कॉलर था। एंड तो जो हज़रत अबू तालिब, हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु और ये सारे उसमें मौजूद थे। तो जो अंकल थे अबू तालिब ऑफ हॉली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने जो मैरिज की सरमन था उसको रिसाइड किया है और 20 कैमल्स वर गिवन एज अ डोरी। एंड और हज़रत खदीजा गॉट मैरिड टू द हॉली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। 20 कैमल्स दिए गए थे और अब हज़रत अबू तालिब ने मैरिज की जो सरमन थी उसको रिसाइड किया था। 3-4 इसमें एमसीक्यूज़ हैं जो आपने याद रखने हैं। इस पूरे में एमसीक्यूज़ हैं जो आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो ये हम देख लेते हैं कि द हॉली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विजडम एंड विजन इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द काबा। काबा को जब रिकंस्ट्रक्ट कर रहे थे, दोबारा बना रहे थे, तो उस वक्त आप वसल्लम की जो विजडम थी, जो विजन था, वो कैसा था। इसमें सबसे पहले हमारे पास काबा का जो स्टीम स्टेटस है, यानी जो नायाब जो इसकी इज़्ज़त है काबा की, उसके बारे में हमें बयान किया गया है कि अल्लाह अलमैटी जो थे उन्होंने ज़िंदगी का जो ज़मीन का जो प्रोसेस था वो यहाँ से शुरू किया था, ठीक है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने फरमाया था कि हमने जो काबा है उसको पूरी मैनकाइंड के लिए चुन लिया, ठीक है। यहाँ पर आयत दी हुई है, इसका हम तर्जमा देख लेते हैं। यानी हमने इस काबा को तमाम जहानों के लिए, तमाम मैनकाइंड के लिए क्या बना दिया था, सेंट्रल प्लेस बना ले दिया था, एक मरकज़ बना दिया था। तो ताकि वो क्या हो, इकट्ठे हों यहाँ पर। और सेंचुरी फॉर पीस एंड कमांड मेक द प्लेस, यानी इस प्लेस को आगे प्लेसेस बनाएं और पीस की जो ईमान की जो हिफाजत है वो करें। एंड वेयर इब्राहिम अलैहिस्सलाम स्टूड, यानी जहाँ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े हों। एंड प्लेस ऑफ प्रेयर, यानी जहाँ नमाज़ पढ़ी जाए। एंड वी अर्जल इब्राहिम इस्माइल अलैहिस्सलाम, यानी हमने हज़रत इब्राहिम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम दोनों को क्या किया, अर्ज किया कि प्यूरिफाई my house for those who circumambulate it and those who go into retreat and those who can kneel down and prostrate themselves, यानी मेरे हाउस को साफ रखो उनसे जो क्या करते हैं, यानी नील डाउन करते हैं, पोस्टरेट करते हैं खुद को, ठीक है, उनके बारे में। तो यहाँ पर कुछ चीज़ भी इम्पोर्टेंट नहीं है इस जो हमारे ने पैराग्राफ पढ़ा है और ये जो ऊपर में हम पढ़ रहे हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज़ है वो देख लेते हैं कि वो क्या है।
तो यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन हुई थी काबा की, वो अल्लाह ताला की कमांड के मुताबिक हुई थी। जब अल्लाह ताला ने पहला इंसान जो था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और पहले जो उनकी बीवी थी हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को ऑर्डर दिया था कि वो मेरी यानी अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरी वर्शिप के लिए एक घर तामीर करो, तो उन्होंने इस घर को तामीर किया था। और ठीक है, उसके बाद जब आप वसल्लम की उम्र 35 ईयर्स हुई थी, तो जो कुरैश के लोग थे उन्होंने दोबारा काबा को री तमीर करना था, क्योंकि उसकी दीवारें जो थी वो कमज़ोर हो चुकी थी। तो यहाँ पर रीज़न जो था बिहाइंड दी रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ काबा, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें ये मिस्टेक्स हुई थी कि एक औरत की मिस्टेक्स की वजह से आग लग गई थी, ठीक है, और जिसकी वजह से कुछ नुकसान हो गए थे। और दूसरा जो था फ्लड की वजह से काबा को नुकसान पहुंचा। और तीसरा था वॉल्स वर नॉट हाई, जो दीवारें थी वो ज़्यादा ऊंची नहीं थी और उस पर जो छत थी वो भी नहीं थी, ठीक है। प्रीशियस ऑफरिंग नीडेड टू बी सेफ गार्डेड इन दी बिल्डिंग ऑफ द काबा, यानी प्रीशियस ऑफरिंग यानी अगर उसमें नमाज पढ़ी जाए तो उसके लिए थोड़ी सेफ गार्डिंग की ज़रूरत थी काबा के बिल्डिंग में, ठीक है। उसके बाद है लगेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्क फॉर रिकंस्ट्रक्शन। ये कैसे हुआ कि उसकी जो लगेज था, उसका जो सामान था और उसका जो वर्क था वो किस तरह डिवाइड किया गया लोगों के दरमियान। तो यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि जो हलाल मीन्स है, यानी जो हलाल इनकम होगी, हलाल सोर्सेज से आई हुई, वो हम इसकी कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जो रोमन मर्चेंट थे, शिप लोडेड विद कंस्ट्रक्शन मटेरियल सैंक ऑफ द बीच ऑफ जद्दा। जद्दा के बीच पर वो क्या थे, डूब गई थी। हैंड ड्यू टू स्टॉर्म, वो तूफान जो आया उसकी वजह से डूब गई थी। द मटेरियल वाज लोडेड इन शिप वाज ब्रॉट एंड द कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड। वो मटेरियल जो था वो खरीदा गया और उससे कंस्ट्रक्शन जो हुई स्टार्ट हुई। कंस्ट्रक्शन का जो वर्क था वो तकसीम किया गया मुख्तलिफ कबीलों में। जो वाल थी यानी जो दीवार थी ईस्ट साइड की, और जो डोर था काबा का, वो बनु अब्दुल मुनाफ और बनु जोहरा जो कबीले थे इन्होंने इसको कंस्ट्रक्ट करना था। जो वेस्ट साइड की दीवार थी वो बनु शाहम और बनु जहा बनु आदि इन तीन कबीलों ने करना था। और जो साउथ साइड की वाल थी वो बनु मखजूम, और जो वाल नॉर्थ साइड की वाल थी वो बनु असर और बनु अब्दुल दार जो थे इन कबीलों ने करना था, ठीक हो गया। उसमें देख लेते हैं कन्फ्लिक्ट रिगार्डिंग टू पुट द हिजर अस्वद। हिजर अस्वद को जब लगाने की बारी आई तो तब एक झगड़ा खड़ा हो गया था जिसको आप वसल्लम ने सुलझाया था। तो इसको देख लेते हैं। जब जो कंस्ट्रक्शन थी वो हो गई, सब सिर्फ एक चीज़ रह गई थी, वो था हजर अस्वद, यानी जो ब्लैक स्टोन था वो उसको पुट करने की जब बारी आई तो जो कबाइल जो सरदारान थे वो एक दूसरे से लड़ना शुरू हो गया। और उन्होंने कहा कि वो एक दूसरे से यानी उसका ऑनर चाहते थे कि हम इसको फुट करें, हम उसको रखें। तो जो अबू मैया बिन मुगैरा थे उन्होंने उनको ये तजवीज़ किया कि जो मॉर्निंग के वक्त, नेक्स्ट जो मॉर्निंग है उस वक्त काबा की हदूद जो बाउंड्रीज में जो सबसे पहले इंटर होगा वो इसके बारे में डिसाइड करेगा। तो आप सल्लम उस वक्त जो नेक्स्ट मॉर्निंग थी उस वक्त इंटर हुए, तो सब ने कहा कि अल-अमीन, यानी जो अल-अमीन द ट्रस्टवर्दी आ गया। तो आप सल्लम जो थे उन्होंने ज़मीन पर एक कपड़ा बिछाया, कपड़े के ऊपर हजूर रसूल को रखा और उसके जो कोने थे वो तमाम ट्राइब्स के सरदारान को पकड़ा दिए। और वो जब जहाँ पर उसको फिट करना था वहाँ पर पहुँचे तो आप सल्लम ने उसको उठाकर लगा दिया अपने हाथों से। तो इस फैसले की वजह से तमाम जो लोग थे वो जो बहुत खुश हुए, और एक जो डेडली वार होने वाली थी वहाँ पर उससे सारे लोग जो कुरैश के थे वो बच गए। तो ये हजर असवद का वाक़या था। यहाँ पर जो लेक्चर 23 है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। इसके नेक्स्ट मैं लेक्चर इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो दे देता हूँ यहीं पर नेक्स्ट वीडियो में, और इसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।